नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुगौली प्रखंड के पंजी अरवा में पोखर की जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद बेघर हुए पीड़ितों से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव शनिवार को पहुंचे। उन्होंने सभी लोगों से मिल उनकी समस्याओं से अवगत हुए। कई लोगों ने बताया कि खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम अब क्या करें। अपनी पूरी जिंदगी कमाई से बने मकान को अपनी आंखों के सामने ध्वस्त होते देख रहे हैं। कई पीढ़ियां गुजर गई रहते हुए अब सरकार हमें उजाड़ रही है, तो हम रहें कहां। वहीं सभी लोग जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को देखकर रो पड़े और कहा कि हमें सरकार मार ही क्यों नहीं डालती, या कहें तो हम सभी परिवार के साथ जहर खाकर मर जाएं। आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। तिनका तिनका जोड़कर बनाया गया घर अब टूट रहा है। सरकार अगर थोड़ा सा समय दे देती तो कहीं और घर बसाने का प्रयास करते। लगभग 100 वर्ष से सैकड़ों परिवार अपना घर बनाकर रह रहे हैं। इसी जमीन पर दर्जनों घर वैसे बने हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हुए हैं। अब लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बरसात के मौसम में उनके आशियाने को गिरा दिया गया है। ऐसे में एक बहुत बड़ी आबादी जिनमें महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो बेघर हो चुके हैं, वे रहेंगे कहां। वहीं कुंदन मिश्रा पत्रकार के निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है और कहा कि किसी की बस्ती उजाड़ देना, मानवता को ताक पर रख देना, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम आप सबके पीड़ा में शामिल हैं। औरतों, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जाप सुप्रीमो सीएमओ और बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता से इस बारे में फोन के माध्यम से बातचीत की। उनसे आग्रह किया कि वे इन सैकड़ों लोगों के लिए सरकार के स्तर से हल निकालें और इसके निवास के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। वहीं पूर्वी चंपारण के संबंधित अधिकारियों से भी इसके लिए बातचीत किया और कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो इन गरीब परिवार के हक की लड़ाई लड़ेंगे। प्रयास कीजिए। पहला बात है कि जितना भी पोखर, जो सार्वजनिक पोखर या गांव घर में जो अखाड़ा टाइप की चीज़ है, जैसे कहीं कबीर मठ है, कहीं कोई मठ है, कहीं कब्रिस्तान है, कहीं शमशान है, जो हिंदी भाषी जो इलाका है, सबसे पहले जब किसी मठों के लिए, किसी सार्वजनिक पोखर के लिए, मंदिर की सार्वजनिक ज़मीन के लिए, मस्जिद की सार्वजनिक ज़मीन के लिए, गुरुद्वारे हो, कब्रिस्तान हो या शमशान हो या ईदगाह हो, ऐसी चीज़ों के लिए बाउंड्री का पूर्णकालिक प्रावधान भी है और उसमें गवर्नमेंट का पैसा भी है। तो अभी तक इतने दिन सरकार रही, जिसमें बीजेपी की भी सरकार रही, दूसरी भी सरकार रही, महागठबंधन की भी सरकार रही, तो सार्वजनिक प्लेस की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी थी और ये प्राथमिकता थी, जिससे किसी समाज के लोगों को दिक्कत ना हो, आहत ना हो, परेशानी ना हो। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कंप्लीट रूप से जाहिल टाइप के लोग, किसी व्यक्ति विशेष के कारण किसी तरह की परेशानी ना हो, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी थी कि इतने दिनों के अंदर सार्वजनिक स्थानों को हम सरकार घेराबंदी करेगी, सुरक्षित करेगी। तो क्या कारण है कि अभी तक नहीं। और यहाँ के मोतिहारी के डीएम या डीसीएलआर या बीडीओ, सीओ, ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी। पूरा सरकार का पैसा है। दूसरी चीज, इंक्रोचमेंट हमको समझ में नहीं आता है कि जितनी इंक्रोचमेंट बनी है अभी तक हुई है, सरकार से हम जानना चाहेंगे
बहुत क्लियर। जितनी गैर मजरूआ जमीन है या शहर में जितनी सरकारी जमीन है, उसकी भी माफियाओं ने रजिस्ट्री करा ली। तो सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करा ली, उस पर तो गहरी चिंता नहीं है। सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो कैसे गया, जो प्रावधान नहीं है। यहाँ जब आप रसीद काटने का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर सरकारी ज़मीन की बड़े बड़े जगहों पर अब किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ। तो अभी तक आप जैसे राजीव नगर, नेपाली नगर में माफियाओं ने, आप कह रहे हैं सरकार की ज़मीन भेज दी, तो भेज दी तो रजिस्ट्रेशन तो हुआ ना, तो रजिस्ट्री कैसे हुई। तो सबसे ज़्यादा पूंजीपति और पैसे वाले और माफिया नेताओं ने सरकार की ज़मीन कब्जा कर लिया, पदाधिकारियों ने। राज्य पदाधिकारी और आम लोग ये है जिसने लिया अपनी सारी चीज़ बेच करके, लेकिन ये माफिया सबकी पूरा का पूरा संपत्ति सरकार की बेचती जा रही है। तो सरकार की गहरी चिंता वहाँ नहीं है। ऐसा इंक्रोचमेंट अभी लगातार गाँव में जिस तरीके से चल रहा है, मेरा इसमें 3-4 कहना ये है कि वहाँ सैनिक भी, 4 सैनिक वहाँ 3 बॉर्डर पर काम करते। तो जब वहाँ 3-3 सैनिक है, रिटायरमेंट करने वाले अच्छेवट मिश्रा जी जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बेटे MA किए हुए हैं, सुभाष मिश्रा जी, नवरत्न मिश्रा जो पहला घर टूटा, उसके बाद अन्य घर टूटते गए। वहाँ 1 डिसमिल ज़मीन नहीं है। तो कोई भी गांव या घर आप तोड़ते हैं तो गवर्नमेंट का ये प्रावधान है कि आप पहले उसको ज़मीन दीजिए। यदि जिसके पास आधा धूर भी ज़मीन नहीं है तो सबसे पहले आप उसको ज़मीन दीजिए। ज़मीन देने के बाद जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा के पक्का मकान बनाया, तो आप उसको मुआवजा दीजिए। 140 सालों से रह रहे हैं लोग वहाँ, 140 सालों से। अब 140 सालों से रहने वाले लोग, जबकि नियम है 30 साल के बाद आपको रसीद काटना है, और सैनिक जहाँ पर रह रहे हैं पदाधिकारी, नियम है कि आपको DCLR और ADM को रसीद काट देना है। तो आपने वो भी नहीं किया। 30 साल के बाद आपने रसीद भी नहीं दी। कोई जगह हो, कोई गरीब और का ज़मीन हो। तो बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ज़मीन बंदोबस्ती का। सीलिंग एक्ट था, जितना भी चीज़ें सरकार के द्वारा दी गई, कभी भी हम भूहतबंदी कानून जो है यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो आज किसी ने थर्ड पार्टी चले गया कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, मानसिकता क्या है। पोखर का यदि आप इंक्रोचमेंट हो रहा है तो सबसे पहला काम करना चाहिए DM को। यदि DM को ये लिख के दिया होगा तो उसका तुरंत घेराबंदी करनी चाहिए। तो जब लिखित देने के बाद DM ने इंक्रोचमेंट को नहीं समझा और घेराबंदी नहीं हुई, तो CO और DCLR सस्पेंड हो और DM पर भी कार्रवाई हो। अपना पीठ झाड़ने के लिए DM साहब जो मना है सो कर दे, और फिर कोर्ट चला गया तो कोर्ट को तो त्रिनेत्र है नहीं, वो तो कोई संजय है नहीं कि वहाँ से कुछ देखेंगे। वो तो उनका जो कान हाथ है वो कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो मैं इसको गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेल्योर और दोषी मानता हूँ। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब नई सरकार बनी है तो सबसे पहला काम, जो भी समाज में किसी चीज़ों से तनाव, विवाद और किसी आम और गरीब आदमी की परेशानी हो, सबसे पहली प्राथमिकता सरकार को उनकी देनी चाहिए। और सार्वजनिक प्लेस जिससे कि सामाजिक तनाव हो जाए, जिससे धार्मिक और मजहबी तनाव हो जाए, ऐसे चीज़ों को तो प्राथमिकता सबसे पहले मिलनी चाहिए। और फिर कोर्ट गई, कोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ, आपने तोड़ने का हुआ कि इंक्रोचमेंट की क्या स्थिति है बताने का हुआ, और आप गए,
आपने कुछ देखा ना, आनन फानन में जाके घर तोड़ने लगा। तो जो पोखर है, और पोखर में यदि लग रहा है कि एक हाथ भी 2 हाथ भी इंक्रोचमेंट हुआ है, तो उसको अविलंब आप घेराबंदी करिए, और पूरा घेराबंदी करके पोखर की उगाही करके आप उस पर ताला लगाइए छठ के लिए। आप देख लीजिए कितना सीट है। जब सामाजिक तनाव आप पैदा कीजिएगा, नीतीश जी ने गुनाह किया था भाई, गलत कि बीजेपी के लोगों ने वोट देना छोड़ दिया। गरीब लोग, आप हमको समझिएगा ना, नीतीश जी की गवर्नमेंट गलत हो गई, बीजेपी भी हिस्सेदार थी ना, सारा विभाग तो उसी के पास था। पप्पू यादव कौन सा गुनाह किया था कोरोना में कि आप हम एम्बुलेंस से ना चोरी किया हुआ सब निकाले और गरीब आदमी को हम पैसा नहीं लेने देते थे, यही है ना। तो अब तो हमको भी ज़बरदस्ती 5 महीना ठूस दिए। तो नीतीश कुमार जी का प्रयास मैं चाहूँगा, एक मजबूत प्रयास बिहार से, कभी राजेंद्र बाबू, जगजीवन राम जी, कभी ललित नारायण मिश्रा जी, कभी लालू यादव, नीतीश कुमार जी ने, कर्पूरी ठाकुर हमारे सबके आदर्श रहे, जगदेव बाबू, शहीद सूरज नारायण सिंह, ऐसे लोगों ने बहुत लड़ाई इस कंट्री में। कभी जगजीवन बाबू पीएम हो ही गए थे, डिप्टी पीएम जाते जाते रुक गए। तो सौभाग्य होगा जब राजेंद्र बाबू, जगजीवन बाबू, ललित नारायण मिश्रा जी, कर्पूरी ठाकुर जी के बाद नीतीश कुमार जी एक प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक जेपी का रास्ता तय होगा। आप उनको मदद करेंगे? निश्चित रूप से मैं जरूर चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी देश के विपक्ष को, बीजेपी के आने का सबसे बड़ा कारण है। हमको आप एक बात बताइए, लास्ट बात मैं पूछना चाहता हूँ, 7 साल पहले अदानी 270वां नंबर पर थी, और 7 साल बाद अदानी 1, 2, 3 नंबर पर कहाँ से आ गई? मतलब किसके लिए मेहनत करते थे मोदी जी? कोई एक उपलब्धि मोदी जी की 8 साल में आपको नहीं मिलेगी। तो निश्चित रूप से यदि भारत के गरीबों को और किसानों को, युवाओं को बचाने का यदि आज सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ भारत जोड़ो, एक तरफ इंडिया सेव, यदि विपक्ष एक हो गए, बीजेपी की 2 ताकत, एक अदानी का पैसा, अंबानी का पैसा, दूसरा विपक्ष का बिखराव, विपक्ष एक हो गए तो बीजेपी 7 जन्म में, नॉर्थ में नहीं, साउथ में नहीं, हिंदी भाषी इलाके में 700 जन्म में बीजेपी किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकती है। अब विपक्ष, यदि बीजेपी को साथ देने वाली विपक्ष होगी, बीजेपी की बी टीम होगी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और मायावती पर ज़्यादा शक है, और लगातार इन दोनों का कैरेक्टर उसी तरह दिख रहा है, तो यदि विपक्ष बीजेपी को कहीं सपोर्ट बैकग्राउंड करना चाहे तो उस पर तो मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन जनता 8 सालों में इस कदर गरीब हो गए और अमीरी बढ़ गई जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो गरीब की मार तो इसको मारेगा ही, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मैं सीएम से मिलूंगा इस घटना पर, और ज़रूरत होगी तो अंतिम लड़ाई ऐसी चीज़ों पर लड़ूंगा, आपको भरोसा रखिए। सब लोगों से कि हमको 12 के पहले तुम ये बताओ कि वहाँ की क्या स्थिति। कोर्ट आए, पूरा फोर्स लेके, बुलडोजर लेकर के डीएमएसपी आया, और लगभग 160-70 जो 140 सालों से दुमाला तिमाला बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 30 घर को आकर के उधर से ही एक है दक्षेंद्र मिश्रा जी का घर है, नौरेंद्र मिश्रा का, दूसरा सुभाष जी का, उधर से ही तोड़ते तोड़ते 30-40 घर को तोड़ दिया। अब अभी 12 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है। पहले डीएमएसपी को इन लोगों ने जिस तरीके से, डीएमडीसीएलआर को जिस तरीके से प्रभावित किया, सही कागज नहीं वहां सबमिट कर पाए ये लोग कि कितने सालों से है, क्या स्थिति है। और उसके बाद जब इन लोग इस पार्टी का, थर्ड पार्टी का जब सब कुछ इन लोगों ने लिख के दिया, तो उसका कोई अभी तक रिसीविंग भी इन लोग को नहीं मिली। ये लोग भी कोर्ट गए, साथ में जब इस तरह की चीजें, इन लोगों को लगा अभी डेट हमारा 12 तारीख को है, फिर इस पर बहस होगी। लेकिन इस बीच में आकर के आतंक का माहौल बना हुआ है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ आपसे भाई मेरे, सुगौली पंचायत, सब के सब यहाँ पर गरीब आदमी,
जिंदगी किसी तरह मकान बना करके रहा है। जी सुगौली प्रखंड, जी पंजरवा पंचायत, अब 12 को वहां है। बस मेरा इतना आग्रह है, अमित शाह एक जज है, सिंगल जज है हाईकोर्ट, वहां ऑर्डर, मोहित कुमार शाह हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट जी। अब मेरा इतना है कि हम लोगों को भी कोर्ट में अपने पीटी से बात करनी चाहिए। जो इंक्रोचमेंट पोखर पे हुआ होगा हम उसको हटा लेंगे या वो आके हटा दें, लेकिन पोखर पर से बाहर जिसका कोई मतलब नहीं, पोखर को कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुई। यदि उनको लगता हो कि जहां पोखर था वहां कोई 2 हाथ भी 1 हाथ भी इंक्रोचमेंट हुआ तो घेरा हम ही लोग दे देंगे, हम जितना पैसा घेरा में लगेगा हम दे देंगे, या वो इसका रूल है, डीएम आप जिसको कहिएगा वो कर देगा। तो मेरा बस इतने आग्रह है कि इसको आप पर्सनली देख लें। आपसे बहुत उम्मीद इस गांव को है, मैंने सबसे कहा है कि मैं पर्सनली आपसे बात करता हूं, यही मेरा रिक्वेस्ट है। अभी सीरियसली बात किया जाए, अन्यथा इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, यही मेरा रिक्वेस्ट है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।